हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेडिएशन गुरु। माई सेल्फ अक्षिता और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एवोल्यूशन ऑफ ब्रैकीथेरेपी। मीन्स ब्रैकीथेरेपी का विकास कैसे हुआ, ठीक है। कौन से ईयर में हुआ और कौन से ईयर में किस तरीके से क्या क्या चीजें लाई गई, वो हम आज इन डिटेल स्टडी करने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले ब्रैकीथेरेपी का जो दूसरा नाम होता है IBRT होता है, इंटरनल बीम रेडिएशन थेरेपी। ये क्या होती है, इसके कितने टाइप्स हैं, इसको इन डिटेल मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप जाके वहां से देख सकते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट ब्रैकीथेरेपी आई थी वो 1901 में आई थी, 1901 में आई थी। और इसको जो फर्स्ट यूज किया गया था वो दो साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा यूज किया गया था, ठीक है। दो साइंटिस्ट कौन कौन थे? अलेक्जेंड्रे डानलोस एंड पॉल ब्लोच, ठीक है। ये दो साइंटिस्ट थे जिनके द्वारा आपकी जो ब्रैकीथेरेपी है वो यूज की गई थी 1901 की। इन दो साइंटिस्ट ने क्या किया था, एक मैरी और एक उनके हस्बैंड पेरी क्यूरी, इन दोनों का एक रेडियो एक्टिव सैंपल लिया था। फर्स्ट जो रेडियो एक्टिव सैंपल लिया था इन दोनों का ही लिया था। किस किसने? डानलोस ने और पॉल ब्लोच ने। कहाँ पे लिया था? पेरिस में लिया था। क्यों लिया था? क्योंकि इन्होंने जो फर्स्ट ब्रैकीथेरेपी यूज की थी वो ट्रीटमेंट किसके ट्रीटमेंट के लिए? ल्यूपस के ट्रीटमेंट के लिए की थी, ठीक है ना। ल्यूपस के ट्रीटमेंट के लिए की थी। और ये ल्यूपस क्या होता है? ये एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है। इस डिजीज में क्या होता है कि आपके जो इम्यूनी सिस्टम में जो सेल्स है वो खुद उस पर अटैक कर जाती है, जिसकी वजह से ये डिजीज होती है, जिसको बोलते हैं ल्यूपस। तो ल्यूपस के ट्रीटमेंट के लिए जो फर्स्ट रेडियोथेरेपी जो ब्रैकीथेरेपी थी वो 1901 में यूज की गई थी। और किसके सैंपल्स लिए थे उसमें? मैरी और पेरी क्यूरी के इसमें सैंपल लिए गए थे। कहाँ लिए गए थे? पेरिस में लिए गए थे। और किन के द्वारा लिए गए थे? जो इसको फर्स्ट यूज कर रहे थे वो कौन थे? अलेक्जेंडर डानलोस एंड पॉल ब्लोच, ठीक है। तो ये 1901 में था। उसके बाद 1903 की बात करें कि 1903 में क्या हुआ था। 1903 की जो ब्रैकीथेरेपी थी वो यूज की गई थी किस किस के द्वारा? मार्गरेट अक्लीवेज के द्वारा। और कहाँ यूज की गई थी? न्यूयॉर्क में यूज की गई थी। और क्यों यूज की गई थी, मतलब कौन से किस चीज को ट्रीट करने के लिए जो आपके 1903 की जो ब्रैकीथेरेपी थी वो यूज की गई थी? गायनोकोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज को ट्रीट करने के लिए 1903 की ब्रैकीथेरेपी यूज की गई थी, ठीक है। तो 1903 कहाँ यूज की गई थी? न्यूयॉर्क में। कौन ने यूज की थी? मार्गरेटा क्लीवेज ने। और कौन सी चीज के ट्रीटमेंट के लिए यूज की गई थी? गायनोकोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज के लिए। 1903 1901 बता दिया, 1903 बता दिया। और उसके बाद 1917 में डायरेक्ट कई सारी चीजें निकल के आई थी। 1917 में क्या निकल के आया था कि टेक्निक डेवलप प्रोस्टेट कैंसर के लिए कई सारी टेक्निक्स डेवलप्ड हुई थी। जो आपका प्रोस्टेट कैंसर होता है उसके लिए नई नई टेक्निक्स को डेवलप्ड किया गया था। उसके 3 साल बाद 1920 में ब्रैकीथेरेपी वाइडली यूज्ड टू ट्रीट एक्सेसिबल ट्यूमर्स विद रेडियम। ब्रैकीथेरेपी को बहुत ज्यादा यूज करने लग गए कैंसर्स के ट्रीटमेंट के लिए, ट्यूमर्स के ट्रीटमेंट्स के लिए। जो ट्यूमर सेल्स होती है उनके ट्रीटमेंट्स के लिए ब्रैकीथेरेपी का यूज दिनों दिन बढ़ने लग गया। तो 1920 में काफी यूज होने लगा। और जब उस टाइम पे जो रेडियो एक्टिव सोर्स यूज करते थे वो था रेडियम, ठीक है। तो रेडियम के साथ ब्रैकीथेरेपी का यूज करने लगे हम कई सारे ट्यूमर्स, कई सारे कैंसर्स को ट्रीट करने के लिए। 1920 तक ये हो गया। उसके बाद 1950 से 1960 में क्या हुआ? कई सारे सोर्स आए, कई सारी टेक्निक्स आई, कई सारे इक्विपमेंट्स आए, जिनकी वजह से जो आपके ब्रैकीथेरेपी को लीड कर रहे हैं वो फिजिशियन और जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं दैट मींस पेशेंट, दोनों को एक्सपोजर है रेडिएशन की वो कम लगने लगी। किन किन चीजों के कारण? तो 1950s में 1960s में कई सारे ऐसे सोर्स आए, कई सारी ऐसे टेक्निक्स आई, कई सारे इक्विपमेंट्स आए, जिनकी वजह से पेशेंट और फिजिशियन दोनों को क्या लगने लगी? एक्सपोजर रेट है वो कम लगने लगी, ठीक है। उसके बाद 1960s हो गया। उसके बाद 1970s में क्या हुआ? 1970 में क्या हुआ? ब्रैकीथेरेपी एस्टेब्लिश्ड एज सेफ एंड स्टैंडर्ड ऑफ केयर फॉर गायनोकोलॉजिकल कैंसर्स और मैलिग्नेंसीज। गायनोकोलॉजिकल कैंसर्स और मैलिग्नेंसीज के लिए ब्रैकीथेरेपी को सेफ और स्टैंडर्ड ऑफ केयर मींस देखभाल के रूप में, है ना, स्टैब्लिश्ड किया गया, स्थापित किया गया, ठीक है। कब किया गया? 1970s में। मतलब कि ठीक है, सेफ है, स्टैंडर्ड ऑफ केयर मींस देखभाल के लिए इसको यूज कर सकते हैं, स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो ये चीज 1970s में हुई। उसके बाद आउटगोइंग जो अभी चल रहा है, ठीक है, आउटगोइंग जो अभी चल रहा है, ठीक है। तो ब्रैकीथेरेपी एक्सेप्टेड एज इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट ऑप्शन विद स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग डाटा फॉर न्यूमरस कैंसर।
मीन्स ब्रैकीथेरेपी को कई कैंसर्स के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग डाटा के साथ इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट ऑप्शन के रूप में एक्सेप्ट किया गया। ठीक है ना, मतलब इसको इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट ऑप्शन मीन्स यदि किसी को कैंसर हो जाए उसके लिए इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट ऑप्शन है, उसके लिए इसको एक्सेप्ट कर लिया गया कि ब्रैकीथेरेपी सेफ है, स्टैंडर्ड ऑफ केयर है, तो ठीक है। इसलिए अब आउटगोइंग में बहुत अच्छे अच्छे और टेक्निक्स आ रही है जिनसे हम ब्रैकीथेरेपी को यूज करते हैं कई सारे कैंसर्स को, कई सारे ट्यूमर्स को ट्रीट करने के लिए। ये था एवोल्यूशन ऑफ ब्रैकीथेरेपी की सबसे पहले 1901 में हुआ, फिर 1903 में हुआ, फिर 1917 में हुआ, फिर 1920 में हुआ, ठीक है ना, फिर 1950 से लेके 1960 में हुआ, ठीक है, फिर उसके बाद 60 में 1970 में हुआ, और अब जो चल रहा है आउटगोइंग, ठीक है, उसमें हुआ। तो ये सारी एवोल्यूशन थी कि कैसे डे टू डे ब्रैकीथेरेपी में चेंजेस आने लगे, कैसे चीज़ों को ट्रीट करने लगे, क्या क्या थेरेपी में टेक्निक्स वगैरह आई, वो इसी तरीके से थी। ठीक है, आई होप आप सबको ये वीडियो समझ में आई हो। फिर भी यदि इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।